वेलकम टू सुपर 30 क्लासेस। सुपर 30 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एज यू नो, जैसा कि आपको पता है हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही थी और इकोनॉमिक्स के सेक्शन में हमारा चैप्टर चल रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारा चैप्टर चल रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स यूनिक ट्रेंड्स, है ना। तो हमने जो इससे पहले जो क्लासेस ली, जो प्रीवियस क्लासेस हुई हमारी, उन क्लासेस में हम डिस्कस किया कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, उसकी कैरेक्टर्स क्या है, कैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमने देखा कि इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड टाइप की कैसी है, मिक्स्ड टाइप की इकोनॉमी। और मिक्स्ड में हमने देखा कि मिक्स में जो है मिक्सचर किसका है, अगर देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो शो करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी बैकवर्ड। हमने देखे तो इन फैक्टर्स के बारे में क्लियर। आफ्टर दैट हमने देखा कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो शो करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होने के साथ साथ कुछ फैक्टर्स जो बताते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी भी है। क्लियर, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी और उन फैक्टर्स के बारे में भी बात कर ली, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमने बात कर ली कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो शो करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, और कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो शो करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी एक अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड है। तो यहाँ तक हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन इकोनॉमी के वो सारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की जो ट्रेंड्स है। हमारा एक्चुअली हमारा चैप्टर ही यही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूनिक ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना। तो हमने इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो सारी कंप्लीट कर दी। आज हम बात करेंगे इसके ट्रेंड्स के बारे में। तो देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड द मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो कंट्री है, हमारा जो नेशन है, हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी के फैक्टर्स को अडॉप्ट किया, इसको अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी की। और मिक्स्ड किसका था, मैंने आपको अभी बताया, अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी। क्लियर। अब जैसा कि आपको पता है उस टाइम हमारी जो कंडीशन है, एज यू नो, उस टाइम जो हमारी जो कंडीशन थी, कब, 1947 के टाइम, इंडिपेंडेंस के टाइम, जो कंडीशन थी इंडिया की इज नॉट सो मच गुड, जो कंडीशन है बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड मेड मैनी लॉज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बहुत सारे लॉज बनाए, बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारे नियम बनाए। क्यों बनाए? गवर्नमेंट के फंक्शन के लिए, गवर्नमेंट के ऑपरेशन के लिए, गवर्नमेंट को कैसे ऑपरेट करना है, गवर्नमेंट को कैसे मैनेज करना है, इकोनॉमी को कैसे फंक्शन करना है और कैसे कंट्री का डेवलपमेंट करना है। तो हमने डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री को कंटिन्यू डेवलप करने के लिए हमने क्या किया, बहुत सारे लॉज बनाए। और जैसा कि आपको पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो हमने एक चैप्टर हमारा चैप्टर था इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग। तो हमने वहां देखा था कि आफ्टर 1947 द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज वेरी बैड, है ना। इंडिया की इकोनॉमी जो कंडीशन थी बहुत खराब थी और उसको चेंज करने के लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन स्टेबलाइज किया था। किसको स्टेबलाइज किया था? प्लानिंग कमीशन को। और ये प्लानिंग कमीशन क्या करता, हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ प्लान बनाता, हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए 5 ईयर प्लान बनाता। और ये प्लान बनाए गए, तो प्लान बनाने के लिए हमने क्या बनाया, बहुत सारे लॉ बनाए। डेवलपमेंट के लिए ही प्लानिंग कमीशन लगाया। इस डेवलपमेंट को कैसे करते हैं, बहुत सारे लॉज हमने अडॉप्ट किए। और ये लॉ जो है कब तक चले, 1950 से। कब से? 1950 से, क्योंकि हमारा प्लानिंग कमीशन 1950 में स्टेबलाइज हुआ था। 1950 से 1990 तक ये लॉ, हम जो सिस्टम बना हुआ था, हमारा पुराना जो ढांचा था, पुराना जो स्ट्रक्चर था, पुराने जो लॉज थे, उनके ऊपर ही चले आ रहे थे, प्लानिंग कमीशन वाले सिस्टम पर ही चल रहे। अब ये जो लॉज हमने बनाए, है ना, ये लॉज हमने इतने बना दिए, इतने ज्यादा बना दिए कि हमारी जो इकोनॉमी है उन लॉज, उन कानून के बीच में फंस कर रह गई। और हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। एक्चुअल जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और इन लॉ के रिटर्न में क्या हुआ, इस लॉ के रिटर्न में, बट इन रिटर्न द डेवलपमेंट प्रोसेस नियरली केम टू अ हॉल्ट। और जो डेवलपमेंट प्रोसेस थी वो क्या हो चुकी थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। कब तक? 1990 तक। क्यों? क्योंकि हमने इतने लॉ बना दिए, इतने कानून बना दिए, इतने कड़े नियम बना दिए कि हमारी जो इकोनॉमी है उन लॉज के अंदर ही फंस कर रह गई। क्लियर। तो यहां तक हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट का कुछ बैकवर्ड है, जो इसका जो अगर फ्लैशबैक में देखा जाए तो ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे लॉज बनाए, कब? 1950 से 1990 तक। और ये जो लॉज बनाए, ये जो कानून बनाए, उन नियम्स में, कानूनों में हमारी जो गवर्नमेंट है वो फंस कर रह गई। और हमारा डेवलपमेंट जो है, हमारा जो इंडिया का डेवलपमेंट है वो 1990 तक आकर बिल्कुल खत्म हो चुका था, बिल्कुल रुक चुका था। क्लियर। ठीक। ड्यूरिंग दैट पीरियड द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट वाज वेरी हाई। जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस था, एक्चुअली क्या था, हमने डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे लॉ बना दिए। अब लॉ बनाए तो गवर्नमेंट को, जब लॉ बनाए तो लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसों की जरूरत थी।
खर्चे की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, इनकम की जरूरत थी, मनी की जरूरत थी, तो हमारा जो एक्सपेंस था इन लॉ के अकॉर्डिंग, इन लॉज के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्सपेंस था वो बहुत ज्यादा हो चुका था। एक्सपेंस कैसा हो चुका था? बहुत ज्यादा। और हमारी जो इंडिया की इनकम थी, कंट्री की जो इनकम थी वो इनकम तो थी कम और एक्सपेंस बहुत हाई हो चुका था। द लेवल ऑफ द एक्सपेंस इज मच हायर देन आवर इनकम। हमारी इनकम से उसका जो लेवल है इसका एक्सपेंस का, खर्च का, वो बहुत ज्यादा हो चुका था। अब आप खुद सोचें कि आपकी इनकम माना 100 रुपीज पर डे है, आप 100 रुपीज पर डे कमाते हैं, अर्न करते हैं, और आप 150 रुपीज एक्सपेंस कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, है ना? तो ऑब्वियसली हमारी कंडीशन एक दिन ऐसी जाएगी, खराब होगी। अब पैसा ही हमारे पास तो आ रहा है 100 रुपीज और हम 150 रुपीज उसमें से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हमारा खर्च हो रहा है, तो ये आएगा कहाँ से? हमें कहीं ना कहीं से लोन तो लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ेगा। सेम सिस्टम हमारी इंडियन इकोनॉमी में हुआ। इंडियन इकोनॉमी में भी यही हुआ कि हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो चुका था। क्यों? क्योंकि इतने लॉ बना दिए, लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसों की जरूरत थी और हमारा एक्सपेंस जो है हमारी इनकम से ज्यादा हो चुका था। कब तक? 1950 से 1990 तक की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखें। आफ्टर 1990 क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको। क्लियर? अब इन एक्सपेंस से बचने के लिए, इन एक्सपेंस से, इस एक्सपेंस को रिकवर करने के लिए, क्योंकि हमारा एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? लोन लेने पड़े। क्या लेने पड़े? लोन लेने पड़े। कहां से? अब गवर्नमेंट ने लोन लिए साहब। एक तो एक इंस्टीट्यूट है ना, वर्ल्ड बैंक, आपने नाम सुना होगा। एक इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड बैंक, और एक है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना? देखो, इन इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट ने क्या किया? लोन लेना पड़ा। ये मॉनेटरी फंड है ना? इंडियन मॉनेटरी फंड हो सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी होता है ना? तो वहां से गवर्नमेंट को पैसा लेना पड़ा। अब हमने क्या किया? हमने पैसा ले लिया, हमारा एक्सपेंस ज्यादा था, एक्सपेंडिचर ज्यादा था इनकम से, तो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली लोन लेना पड़ा वर्ल्ड बैंक से, IMF से। क्लियर? अब देखें, जब हमने पैसा ले लिया, सब कुछ कर लिया, तब 1990 तक की बात करें, बट हमारे पास कुछ पॉलिसी नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी कि इन पैसों को कैसे खर्च किया जाए। हमारे पास कोई जो लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन था, हमारे पास जो है पॉलिसी नहीं थी इन पैसों को कैसे खर्च किया जाए। सो इसलिए हमें क्या करना पड़ा? ट्रेड डेफिसिट की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। देखें, हमने क्या किया? हमारा एक्सपेंडिचर, मैंने आपको बताया, एक्सपेंडिचर जब इनकम से ज्यादा हो गया तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? लोन लेना पड़ा, पैसा उधार लेना पड़ा। अदर जो इंस्टीट्यूट है ना, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इनसे हमें क्या करना पड़ा? लोन लेना पड़ा। क्लियर? अब लोन लिया, लेकिन हमारे यहाँ लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन था। क्या था? लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन। अब फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है? कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उनकी कमी थी। लैक ऑफ फिस्कल, FISCAL, फिस्कल डिसिप्लिन। अब लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन के कारण हमारे पास क्या है कि इन पैसों को कैसे खर्च किया जाए। हमने लोन तो ले लिया, एक्सपेंडिचर ज्यादा था, इनकम कम थी, हमने लोन ले लिया। अब उन पैसों को कैसे खर्च किया जाए, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं बनाई। हम पैसा आया और खर्च करते जा रहे हैं, जैसे पैसा आ रहा खर्च कर रहे हैं। कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता था। हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं थी कि हमें किस सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, किस सेक्टर में कितनी मनी इन्वेस्ट करनी है। क्लियर? अब जब लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन था, है ना, इसकी कमी थी, पॉलिसीज की कमी थी, तब गवर्नमेंट को एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, और वो प्रॉब्लम थी ट्रेड डेफिशिएट। कौन सी प्रॉब्लम थी? ट्रेड डेफिशिएट। अब ट्रेड डेफिशिएट क्या होता है और फिस्कल डिसिप्लिन क्या होते हैं? पहली बात कि ट्रेड डेफिशिएट क्या होता है और फिस्कल डिसिप्लिन क्या होते हैं, बात करेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे हम फिस्कल डिसिप्लिन के बारे में कि फिस्कल डिसिप्लिन क्या होते हैं। फिस्कल डिसिप्लिन क्या होते हैं? देखें, इट रेफर्स टू द पॉलिसीज एंड एफर्ट्स। ध्यान से सुनिए, इट रेफर्स टू द पॉलिसीज एंड एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट। ये किसको रेफर करते हैं? कुछ पॉलिसीज को। इट रेफर्स टू द पॉलिसीज एंड एफर्ट्स made by, it refers to the policies and efforts made by the government to lessen the burden of expenditure, to lessen the burden of government deficit and government loans. ये फिस्कल डिसिप्लिन क्या होती है? कुछ पॉलिसी होती है, कुछ एफर्ट होते हैं गवर्नमेंट करती है, किस लिए? कि गवर्नमेंट का जो बर्डन है, और बर्डन किसका? लोन का। क्योंकि एक्चुअली क्या था, हमारा एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा था। जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा था तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? लोन लेना पड़ा। और इस लोन को जब हमने लिया तो हमारे पास कोई लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन था, कोई पॉलिसी नहीं थी, और इसके कारण इंडिया की गवर्नमेंट को ट्रेड डेफिसिट की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। ट्रेड डेफिसिट क्या है मैं आगे समझाऊंगा, और फिस्कल डिसिप्लिन क्या है वो हम अभी बात कर रहे हैं। तो फिस्कल डिसिप्लिन क्या होते हैं कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती है। इट रेफर्स टू द पॉलिसीज एंड एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट। किसके द्वारा बनाई जाती है? ये पॉलिसीज और एफर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है
किस लिए बनाई जाती है? टू लेसन द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट लॉन, टू लेसन द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट लॉन। अब ये जो गवर्नमेंट लॉन हमने लिए रखे हैं, टू लेसन द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट लॉन, गवर्नमेंट के जो लॉन ले रखे हैं उन गवर्नमेंट लॉन्स को क्या करना है, उनके बर्डन को कम करने के लिए, गवर्नमेंट लॉन्स को कम करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिस्कल डिसिप्लिन। फिर समझ में आ गई बात कि हमने जो पैसा लिया उस पैसे का जो लॉन है उसको कम करना है, उसको सही तरीके से यूज करना है। जो बनी हमने लॉन लिए है उसको सही तरीके से यूज करने के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, जो गवर्नमेंट जो एफर्ट करती है, उन एफर्ट्स को हम क्या कहते हैं? फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिस्कल डिसिप्लिन। क्लियर? नेक्स्ट देखें ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? अब ट्रेड में देखें, जब हम ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा हूं, जब हम ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, तब क्या होता है? या तो इंपोर्ट होगा या क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा। इंपोर्ट तो किसको कहते हैं कि जब अदर कंट्री से हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, अदर कंट्री से जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और वो प्रोडक्ट अदर कंट्री से कहाँ आएगा? हमारी नेशन में, हमारी कंट्री में, तो उस प्रोसेस को तो कहेंगे हम इंपोर्ट। क्या कहेंगे? इंपोर्ट। और जब हमारी कंट्री का जो कोई रॉ मटेरियल प्रोडक्ट है या कोई रॉ मटेरियल है अदर कंट्री को हम सेल करते हैं, ट्रेड में यही होता है, ट्रेड में यही होता है, सेल और परचेज, सेल करो परचेज करो। जब हम अदर कंट्री से परचेज करेंगे तब तो होगा इंपोर्ट, और जब हमारा मटेरियल रॉ मटेरियल या कोई प्रोडक्ट है उसको हम अदर कंट्री को सेल करेंगे उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। क्या कहते हैं? हम उसको कहेंगे। क्लियर? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समझ में आ गया। बात कर रहे हैं ट्रेड डेफिसिट की, कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। तो ट्रेड डेफिसिट एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें, एक ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारा इंपोर्ट, ध्यान से सुने, जिसमें हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है, जिसमें हमारा इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है। दैट मीन्स हम जो है ओनली परचेज ही करते जा रहे हैं बाहर से, हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स को खरीदते जा रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। जितना इंपोर्ट हो रहा है उतना एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, यानी इसको हिंदी में कहा जाए तो इसको घाटा कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, ट्रेड को तो हिंदी में बोलते हैं व्यापार और डेफिसिट को बोलते हैं घाटा। अब आप सोचें, वही कंडीशन मैंने आपको बताई कि प्रोडक्ट माना 10 रुपए का है और आप उसको 8 रुपए में सेल कर रहे हैं, तब क्या होगा? ऑब्वियसली घाटा होगा। प्रोडक्ट 10 रुपए का है और आप उसको 8 रुपए में सेल कर रहे हो तो घाटा होगा। तो ये तो बात की हमने एक छोटे से लेवल पर, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उस ट्रेड के लेवल पर, है ना। तो ट्रेड में क्या होगा? एक तो होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। जब किसी कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए, जब किसी कंट्री का इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ट्रेड डेफिसिट। द एक्सेस ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट, द एक्सेस ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट upon its export is known as trade deficit. The excess of country import upon its export is known as trade deficit. ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ट्रेड डेफिसिट। क्लियर है? अब इसमें हम इसको ट्रेड डेफिसिट क्यों कहते हैं, इसको घाटा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इंपोर्ट तो करते जा रहे हैं, परचेज करते जा रहे हैं, है ना। जैसे माना हम रॉ मटेरियल खरीदते जा रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीदते जा रहे हैं, कोई इंडस्ट्री है हमारी, हम रॉ मटेरियल अदर कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट बनाया लेकिन हम बना के उसको सेल ही नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, सेल हो ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली आपको घाटा ही होगा। ऐसी कंडीशन में घाटा ही होगा और इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा। क्लियर है बात? अब 1950 से 1990 के टाइम क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने, हम बात कर रहे थे 1950 से 1990 के टाइम, है ना। 1950 से 1990 के टाइम गवर्नमेंट ने क्या किया? इतने सारे रूल बना दिए, इतने सारे रूल बना दिए, है ना। बात कर रहे हैं 1950 से 1990। तो इस टाइम गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल बना दिए, इतने सारे लॉ बनाए, तो इसका रिजल्ट क्या रहा? उन रूल्स का, उन लॉज का जो रिजल्ट अगर देखा जाए, है ना, उसका रिजल्ट अगर देखा जाए कि इसका रिजल्ट क्या रहा, आपने जो रूल बनाए, आपने जो लॉ बनाए, उनसे क्या आपको फायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ या क्या लॉस हुआ? क्लियर? तो रिजल्ट में अगर देखा जाए तो स्लो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, हमारा जो प्रोडक्शन था वो कैसा होने लगा? स्लो स्पीड से होने लगा। प्रोडक्शन की जो स्पीड थी वो कैसी हो गई? अब कम हो गई, प्रोडक्शन अब कम होने लगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल बना दिए। और रूल क्या थे वो जिसमें आगे बात करेंगे, जो इंडियन ट्रेंड्स है ना, इकोनॉमी के कुछ जो ट्रेंड्स है, यूनिक ट्रेंड्स है, उनमें हम बात करेंगे। गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल बना दिए। अब आप खुद सोचिए कि आपको पूरी तरह से बाउंड कर दिया जाए, बाउंडेशन लगा दी जाए आपके साथ, तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। तो सेम कंडीशन हमारी इंडियन इकोनॉमी के साथ हुई। हमारा जो है बहुत सारे रूल लगा दिए, बहुत सारे लॉज बना दिए 1950 से 1990 के टाइम। अब ये बनाए क्यों थे? बनाए कंट्री के डेवलपमेंट के लिए थे,
बनाए किस लिए? कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इनकी जो क्वांटिटी देखी जाए, है ना, वो बहुत ज्यादा हो चुकी थी, एक्सेस क्वांटिटी में रूल बन चुके थे। तो इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट यही रहा, स्लो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? पहली चीज। दूसरी क्या थी कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, दूसरी चीज क्या है? पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करने लगी। गवर्नमेंट क्या करने लगी? जो पब्लिक सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी, पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा स्पेंड करने लगी, उसमें एक्सपेंडिचर जो होता था वो बहुत ज्यादा होता था। क्लियर? तो इट गेव द राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। अब सोचिए कि हमारा प्रोडक्शन कब होगा, है ना, हमारा प्रोडक्शन कब होगा और हम पब्लिक सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर कौन सा? जैसे पब्लिक सेक्टर ऐसा सेक्टर जो पब्लिक के लिए, नॉर्मल पीपल्स के लिए काम आता है। पब्लिक सेक्टर ऐसा सेक्टर जो पब्लिक के लिए, नॉर्मल पीपल्स के लिए काम आता है, उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर। जैसे रोड है, पब्लिक सेक्टर का है ना, रोड हो गया। ये चीजें जो है इनमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने लगी, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने लगी, किसमें? पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट। अब पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट करेंगे तो इसके रिटर्न में गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलता, गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो ऑब्वियसली जब प्रॉफिट नहीं होगा तो गवर्नमेंट कहां जाएगी? लॉस में ही जाएगी। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट होगा। और इसके कारण, इन सारी कंडीशन के कारण, ट्रेड डेफिसिट के कारण, लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन के कारण हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम जनरेट हुई और वो प्रॉब्लम थी इन्फ्लेशन। प्रॉब्लम क्या थी? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हमारी कंट्री में जनरेट हो चुकी थी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम डेवलप हो चुकी। और इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? सीधा सा महंगाई शब्द सुना है। इन्फ्लेशन को कहते हैं महंगाई, अर्थात महंगाई की जो प्रॉब्लम है वो हमारी कंट्री में डेवलप। तो हमने बात की इंडियन इकोनॉमी की कि आफ्टर 1950 टू 1990 तक कि हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे रूल्स लगाए, बहुत सारे लॉज इंप्लीमेंट किए और उन रूल्स का इतने सारे क्वांटिटी में हो चुके थे, उनकी मात्रा इतनी थी कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट लेवल एकदम रुक चुका था। हमारा डेवलपमेंट बिल्कुल खत्म हो चुका था, डेवलपमेंट बिल्कुल रुक चुका था और हमारा एक्सपेंडिचर जो था वो इनकम से ज्यादा था। क्यों? क्योंकि हमारी जो लॉज के कारण हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कम हो रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किसमें कर रही थी? पब्लिक सेक्टर। किसमें कर रही थी? पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं होता है, उसमें जीरो बेनिफिट होता है। क्लियर? जैसे रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इनमें जब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने लगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम जनरेट हुई और वो प्रॉब्लम थी इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? महंगाई को। यानी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज है हमारी कंट्री के, उनकी जो रेट है वो बढ़ने लगी, उनकी रेट बढ़ने लगी। और इसके अलावा हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज्यादा था, हमारा एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा था। और ऐसी कंडीशन में जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? लोन लेना पड़ा। गवर्नमेंट को जो इंटरनेशनल फंड्स है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, वहां से लोन लेना पड़ा। क्लियर? और ये जो लोन लिया वो कहां से लिया? वर्ल्ड बैंक से, है ना। इस लोन को भी जब हमने ले लिया, उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं, और वो पॉलिसी जो किसी को ऐसी कंडीशन, हमने जैसे बात की फिस्कल डिसिप्लिन की, तो फिस्कल डिसिप्लिन क्या होता है कि ऐसी पॉलिसी होती है, ऐसे एफर्ट होते हैं गवर्नमेंट के, जिसके थ्रू वो क्या करना चाहती है? हमारा जो लोन का जो एक्सपेंडिचर है, लोन का जो बर्डन है, उसको कम करने के प्रयास करती है, उनको कम करने की ट्राई करती है। तो वो सारी कंडीशंस क्या लाती है? फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन के कारण हमारे यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट की प्रॉब्लम जनरेट हुई। ट्रेड डेफिसिट किसको कहते हैं? मैंने आपको पहले समझाया कि जब हमारी कंट्री का इंपोर्ट, जब किसी कंट्री का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। क्लियर है? ये सारी प्रॉब्लम हो गई और इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण हमारे सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनरेट हुई और वो प्रॉब्लम थी इन्फ्लेशन की। किसकी प्रॉब्लम थी? इन्फ्लेशन की। और इन्फ्लेशन कैसी कंडीशन होती है वो मैंने आपको अभी बता दिया। क्लियर? आगे देखें, ड्यू टू ऑल दिस रीजन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया बिकम अनफेवरेबल। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, है ना, हमारा जो भुगतान का बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको कहते हैं अभी आगे बताऊंगा। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था इंडिया का वो बिल्कुल बदल चुका था। हमारा जो फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व था, एक्चुअली क्या होता है, हर कंट्री के पास एक फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है। डॉलर जो होते हैं, इंटरनेशनल जो मनी है, जैसे इंडिया में मनी क्या है? रुपया। इंडिया की मनी क्या? रुपया। तो इसी तरह इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक मनी होती है फिक्स, और वो है डॉलर। क्या है? डॉलर। वो सारी कंट्री में एक्सेप्ट की जाती है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। तो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो रिजर्व था, जो पैसा जो बचा, है ना, वो बिल्कुल खत्म हो चुका। 1990 तक बिल्कुल खत्म हो चुका था। हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का जो रिजर्व था, इंटरनेशनल जो करेंसी थी, वो बिल्कुल इंडिया की खत्म हो चुकी थी। और इंडिया की एक ऐसी कंडीशन आ गई जब 8 लास्ट 1990 में हमारे पास इतना सा रिजर्व बचा इंटरनेशनल करेंसी का कि हम ओनली 2 वीक्स तक ही इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते थे।
हमारे पास जो फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व था बिल्कुल खत्म हो चुका था इन 1990, और हमारे पास इतना सा पैसा बचा, इतनी सी करेंसी बची, ये सब हम जो है मोर देन सिर्फ ओनली हम 2 वीक्स के लिए ही उसको ट्रेड कर सकते थे। क्लियर है? अब बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वर्ड आया आपके सामने, मैंने आपको ट्रेड डेफिसिट समझाया, मैंने आपको फिस्कल डिसिप्लिन समझाया। बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको कहा जाता है। देखिए आपने देखा होगा कि कभी कोई शॉप के बारे में अगर आपने सुना होगा तो शॉप वाले क्या करते हैं, पूरा हिसाब रखते हैं, पूरा एक हिसाब रखते हैं, पूरा बैलेंस रखते हैं कि कितना उनकी इनकम हो रही है, कितना वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितनी उनकी इनकम हो रही है, तो उसका जो सारा वो क्या करते हैं, बैलेंस रखते हैं, है ना। तो उसी तरह की इकोनॉमी में होता है जिसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिनेशन को ध्यान से सुने, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंट्री, एक किसी कंट्री का एक डिस्क्रिप्शन, किसका? द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटायर ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंट्री, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंट्री ऑफ द एंटायर ट्रांजैक्शन। आप जितना भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जितना भी पैसा अदर कंट्री में जा रहा है, जैसे माना इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, सीधा सा एग्जांपल है, इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें कि इंडिया क्या करेगा, अदर कंट्री के साथ ट्रेड करेगा, इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा। तो कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं इंपोर्ट के लिए, कितना पैसा एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास आ रहा है, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा, इसकी जो डिटेल होती है, इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है, हमारी एक कंट्री का किसी अदर कंट्री के साथ कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है ऑफ द एंटायर ट्रांजैक्शन, एक कंट्री का अदर नेशंस के साथ कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस ट्रांजैक्शन की अगर हम डिस्क्रिप्शन रखें कि हम इतना पैसा इस कंट्री को दे रहे हैं, इतना पैसा हमें इस कंट्री से मिल रहा है, उस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ, क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटायर ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो टाइम होता है उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। उस 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच हमारी कंट्री अदर कंट्री के साथ कितना ट्रांजैक्शन करती है, कितना पैसा अदर कंट्री को देती है, कितना पैसा अदर कंट्री से हमारी कंट्री में आता है, इसका जो डिस्क्रिप्शन रखा जाता है, उस डिस्क्रिप्शन को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू अ कंडीशन और इट इज अ डिस्क्रिप्शन, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंट्री ऑफ द एंटायर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में जो इतना ट्रांजैक्शन होता है उसका क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, और वही डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर? तो अब सोचें कि जब डेवलपमेंट के लिए इतने लॉ लगाए तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, जब इन्फ्लेशन की कंडीशन आई, जब ट्रेड डेफिसिट की कंडीशन आई, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बिल्कुल बिगड़ेगा, उसका जो लेवल है बिल्कुल क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस। आगे सुने, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है बिल्कुल खराब हो चुकी थी, फिजिकल इंबैलेंस हो चुका था, इकोनॉमिकल इंबैलेंस हो चुका था, तो इस कंडीशन को इंप्रूव करने है ना, इस कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 1990 तक ये सारी कंडीशन चली थी, 1990 तक ये सारी कंडीशन थी इंडिया की, इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ चुका था, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बिगड़ चुका था, इंडिया में इन्फ्लेशन की कंडीशन जनरेट हो चुकी थी। तो इन सारी कंडीशंस को, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और इंडिया का जो फॉरेन का जो रिजर्व था बिल्कुल खत्म हो चुका था, है ना, तो ये सारी कंडीशन प्रॉब्लम्स हमारे सामने, इकोनॉमी के सामने आई। तो इन सारी प्रॉब्लम्स से, है ना, इन सारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, सारी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 1991 में, कब, जुलाई 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चलाए। क्या लाए, नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, जो पॉलिसी चल रही थी, जो प्लानिंग चल रही थी, जो लॉ चल रहे थे, उन सभी को खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे जो लॉ थे बहुत ज्यादा हो चुके थे, रूल्स बहुत ज्यादा हो चुके थे, और जुलाई 1991 में गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी न्यू पॉलिसी लेके आई, और वो जो न्यू पॉलिसी थी जिसको हम कहते हैं 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जब हमने अप्लाई किया इंडिया में, कब किया, जुलाई 1991। जब इस पॉलिसी को अप्लाई किया तो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। क्या लाए हम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अर्थात हमारी इकोनॉमी में कुछ चेंजेस करना स्टार्ट, क्योंकि पैसा बिल्कुल खत्म हो चुका था,
ट्रेड डेफिसिट की प्रॉब्लम हो चुकी थी, इन्फ्लेशन हो चुका था, बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल इम्बैलेंस हो चुका था, है ना। तो इन सारी कंडीशन से गवर्नमेंट ने एलिमिनेट करने के लिए, सारी कंडीशन से बचने के लिए, सारी कंडीशन को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट 1991 में एक न्यू पॉलिसी लेके आई, जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या स्टेप्स लिए, उन स्टेप्स के बारे में हम कल बात डिटेल से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।